क्या आप जानते हैं कि एक जमाना था जब पूरे भारत में फैले अशोक के सैकड़ों शिलालेख वो बस पत्थर पर खुदे निशान थे, कोई पढ़ नहीं सकता था उन्हें। सोचिए। कितना कुछ अनजाना था। हाँ। फिर 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक टकसाल अधिकारी ने हाँ, कमाल ही कर दिया। उन्होंने वो कोड क्रैक कर दिया है ना। बिल्कुल, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझ लिया और अचानक से बूम, प्राचीन भारत के एक महान राजा और उनके पूरे युग का इतिहास हमारे सामने खुल गया। ये वाकई इतिहास की दिशा बदलने वाली खोज थी। प्रिंसेप के काम ने ना प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक पूरी नई राह दिखाई। हाँ, उसके बाद ही तो विद्वानों ने, मतलब यूरोपियन और भारतीय, सबने मिलकर शिलालेखों और ग्रंथों से राजवंशों की कहानी जोड़ी। जी, अलग अलग भाषाओं के स्रोत, उनको समझना, जोड़ना काफी मेहनत का काम था। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी रोमांचक दौर पर केंद्रित है। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, पूरे 1200 साल। हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता के बाद का वो समय है जब भारत में बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों की लहर चल रही थी। बहुत कुछ बदल रहा था। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास कई तरह के सुराग हैं, है ना? जैसे पत्थर और तांबे की प्लेटों पर लिखे लेख। बिल्कुल, और पुराने ग्रंथ भी, जैसे बौद्ध, जैन, पौराणिक और संस्कृत साहित्य। फिर सिक्के हैं, मूर्तियां, बर्तन जो खुदाई में मिलते हैं। लेकिन जैसा हम देखेंगे, ये सारे सुराग मिलकर भी पूरी पहेली हल नहीं करते। इनको समझना अपने आप में एक जासूसी काम जैसा है। सही कहा। हमारी बातचीत का आधार मुख्य रूप से वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो हमें मिला है। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इस लंबे दौर के सबसे जरूरी पहलुओं को सामने लाना। जैसे शुरुआती राज्यों, मतलब महाजनपदों का बनना, फिर मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों का उदय और पतन, खेती और गांव के जीवन में बड़े बदलाव, नए शहरों का उभरना और व्यापार के रास्तों का फैलना। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व से, जिसे अक्सर एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये एक अहम मोड़ क्यों था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के करीब 1500 साल बाद ना उपमहाद्वीप में कई नई चीजें हो रही थीं। जैसे ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी और उत्तर भारत से लेकर दक्कन और कर्नाटक तक खेती करने वाली बस्तियां बस गई थीं। अच्छा, और मध्य और दक्षिण भारत में लोग अपने मृतकों को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दफनाने लगे थे, महापाषाण जिन्हें कहते हैं, अक्सर लोहे के औजारों और हथियारों के साथ। और फिर 6ठी सदी में अचानक इतना कुछ हुआ। हाँ, कई बड़ी चीजें एक साथ हुईं। पहली बार बड़े राज्य और शहर उभर रहे थे, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। अच्छा, महाजनपद। लोहे का इस्तेमाल खेती में भी, युद्ध में भी, वो बहुत बढ़ रहा था। इससे बड़े बदलाव आए। और सिक्के, पहली बार सिक्के भी इसी समय आए। जी हाँ, पहली बार सिक्कों का चलन शुरू हुआ। इसने व्यापार को कितना आसान बना दिया होगा, सोचिए। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई विचार प्रणालियां सामने आ रही थीं। बिल्कुल, जो समाज और शासन दोनों को चुनौती दे रही थी। और इन्हीं शुरुआती राज्यों को महाजनपद कहा गया। सही कहा ना? बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। बिल्कुल, वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, ये नाम बार बार आते हैं। इनका शासन कैसे चलता था? सब जगह राजा ही थे। ज्यादातर पर तो राजाओं का ही राज था, लेकिन कुछ अनोखे राज्य भी थे जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ मतलब? यहाँ किसी एक राजा की नहीं, बल्कि कई लोगों के समूह की सत्ता चलती थी। उन सबको मिलाकर राजा कहा जाता था। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और मजे की बात यह है कि महावीर और बुद्ध दोनों ही ऐसे गणों से आए थे। अच्छा। इन गणराज्यों में जमीन जैसे संसाधनों पर शायद, मतलब सामूहिक नियंत्रण होता था। चाहे राजा हो या गण, इन राज्यों को चलाने के लिए किलेबंद राजधानियां बनाने, सेना रखने, इन सब के लिए पैसा तो चाहिए होता होगा। निश्चित रूप से। और यही धर्मसूत्रों की भूमिका आती है। धर्मसूत्र, हाँ। लगभग इसी समय ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मसूत्र लिखने शुरू किए। इनमें राजाओं के लिए नियम बनाए गए। आदर्श रूप से राजा क्षत्रिय होने चाहिए थे। अच्छा, नियम जैसे राजाओं को सलाह दी गई कि वे किसानों, व्यापारियों, कारीगरों से टैक्स वसूले, तोहफे लें। और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों पर हमला करके धन लूटना भी जायज माना गया। क्या बात है। कुछ राज्यों ने तो अपनी स्थायी सेनाएं और अधिकारी रखे, जबकि कुछ अब भी जरूरत पड़ने पर किसानों को ही सैनिक बना लेते थे। तो इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध, आज का बिहार। ये सबसे ताकतवर बनकर उभरा।
क्यों? कुछ खास था मगध में? इतिहासकार मानते हैं कि कई बातें मगध के पक्ष में थीं। एक तो वहां की जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ थी। ठीक है। पास के झारखंड में लोहे की खदानें थीं। अब लोहा मतलब हथियार और औजार। हाँ, ये तो बड़ा फायदा हुआ। फिर जंगलों में हाथी खूब थे, जो सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और नदियां? हाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियां, यातायात का सस्ता और आसान जरिया। तो ये सब वजहें थी। इन सब के साथ बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे महत्वाकांक्षी राजा और उनके चतुर मंत्री भी तो थे। उनकी नीतियां भी जरूर काम आई होंगी। और इसी मगध से उदय हुआ मौर्य साम्राज्य का, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, लगभग 321 ईसा पूर्व में। जी, और उन्होंने साम्राज्य को उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला दिया। और उनके पोते अशोक, वो तो प्राचीन भारत के सबसे मशहूर शासकों में गिने जाते हैं। सही कहा, अशोक ने कलिंग यानी आज का उड़ीसा जीता, लेकिन कहते हैं उस युद्ध की भयावहता ने उन्हें बदल दिया। तो मौर्यों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? स्रोत क्या है? कई स्रोत हैं। खुदाई में मिली चीजें, खासकर पत्थर की मूर्तियां, फिर यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के लिखे विवरणों के कुछ हिस्से मिलते हैं। अच्छा, मेगास्थनीज एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, शायद कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था। हाँ, सुना है। और बाद के बौद्ध, जैन पौराणिक ग्रंथ, संस्कृत साहित्य। लेकिन सबसे अहम है अशोक के खुद के शिलालेख। अशोक के शिलालेख, ये तो अपने आप में अनोखे हैं। वो पहले शासक थे जिन्होंने अपने संदेशों को पत्थर पर खुदवाया, है ना? बिल्कुल। और इनसे उन्होंने धम्म का प्रचार किया। ये धम्म आखिर था क्या? कोई नया धर्म? नहीं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये ज्यादा एक नैतिक संहिता जैसी थी, मतलब जीने का सही तरीका। कैसा तरीका? इसमें बड़ों का आदर करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना, दासों और नौकरों से नरमी बरतना, और सबसे जरूरी दूसरे धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना शामिल था। ये तो बहुत व्यावहारिक बातें हैं। हाँ, बहुत सार्वभौमिक सिद्धांत थे। अशोक ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, जो आम लोगों की भाषा थी, और ब्राह्मी लिपि, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। उत्तर पश्चिम में दूसरी लिपियां भी थी? जी, वहाँ अरामी और यूनानी लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ, अफगानिस्तान के शिलालेखों में, और खरोष्टी लिपि भी थी। इतना बड़ा साम्राज्य, पाटलिपुत्र राजधानी थी और तक्षशिला, उज्जैनी जैसे प्रांतीय केंद्र भी थे। इसे चलाना आसान नहीं रहा होगा। क्या पूरे साम्राज्य में एक जैसी व्यवस्था थी? शायद नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य में सोचिए, अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर ओडिशा के तट तक एक जैसी व्यवस्था रखना लगभग नामुमकिन था। हाँ, ये तो है। नियंत्रण शायद राजधानी और प्रांतीय केंद्रों के आसपास ही सबसे मजबूत रहा होगा। और ये केंद्र खास जगहों पर होते थे? हाँ, अक्सर महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी, या फिर सोने की खानों जैसे संसाधनों के पास, जैसे सुवर्णगिरी कर्नाटक में। और इतने बड़े इलाके में कम्युनिकेशन, मतलब आना जाना, संदेश भेजना, ये भी एक चुनौती रही होगी। बिल्कुल, जमीन और नदी दोनों रास्ते जरूरी थे। यात्रा में हफ्ते या महीने लग जाते थे, तो यात्रियों और सामान की सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता था। सेना की भूमिका रही होगी इसमें? यकीनन। मेगास्थनीज ने एक बड़ी सेना और उसके प्रबंधन का जिक्र किया है। नौसेना से लेकर रसद सप्लाई तक सब कुछ मुनज्जम था। सेना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संचार मार्ग सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी थी। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए भी कुछ किया था ना? हाँ, उन्होंने धम्म महामत्त नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे। इनका काम था धम्म का संदेश फैलाना और साम्राज्य को नैतिक रूप से एकजुट रखने की कोशिश करना। जब बाद में भारतीय इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, खासकर अंग्रेजी राज के दौरान, तो उन्हें ये विचार बहुत रोमांचक लगा होगा कि प्राचीन भारत में भी इतना बड़ा साम्राज्य था। हाँ, बिल्कुल। और अशोक को एक महान, विनम्र और शक्तिशाली शासक के रूप में देखा गया। उनके शिलालेखों का संदेश उस जमाने के दूसरे राजाओं से बहुत अलग था। इसीलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत माना। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सही बात है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये साम्राज्य सिर्फ लगभग 150 साल ही चला। भारतीय इतिहास के लिहाज से देखें तो ये बहुत लंबा समय नहीं है। हाँ, ये तो है। और ये पूरे उपमहाद्वीप में फैला भी नहीं था। नियंत्रण भी हर जगह एक जैसा नहीं था। दूसरी सदी ईसा पूर्व आते आते कई नए क्षेत्रीय मुखिया
और राज्य फिर से उभरने लगे थे। तो मौर्य साम्राज्य के बाद तस्वीर फिर बदलने लगी, नए मुखिया और राज्य उभरे, खासकर दक्षिण में आपने बताया था। जी हाँ, तमिलकम यानी प्राचीन तमिल प्रदेश में चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली मुखियाओं के राज्य उभरे। ये मुखिया राजा से अलग थे? हाँ, मुखिया जरूरी नहीं कि वंशानुगत हो, पर वो अपने इलाके का शक्तिशाली व्यक्ति होता था। युद्ध लड़ता, झगड़े सुलझाता, अपने समर्थकों में तोहफे बांटता। संगम साहित्य की कविताओं में इन मुखियाओं और उनके जीवन की अच्छी झलक मिलती है। और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आए शक और कुषाण जैसे शासक भी थे। बिल्कुल, सातवाहन जो दक्कन में थे और शक जो उत्तर पश्चिम में थे, इन जैसे शासकों ने लंबी दूरी के व्यापार से अपनी शक्ति बढ़ाई। इनकी सामाजिक जड़ें अक्सर स्पष्ट नहीं होती थीं। हाँ, तो सत्ता पाने के बाद ये खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। जैसे कि खुद को देवताओं से जोड़ना। ये सबसे दिलचस्प पड़ीका था। कुषाण शासकों ने तो कमाल ही कर दिया। पहली सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईसवी तक क्या किया उन्होंने मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक एक विशाल साम्राज्य बनाया। और मथुरा और अफगानिस्तान में उनकी जो विशाल मूर्तियां मिली है ना, उनसे लगता है जैसे वे खुद को देवता जैसा दिखाना चाहते थे। अच्छा। कई कुषाण राजाओं ने तो देवपुत्र यानी देवता का पुत्र की उपाधि भी अपनाई, शायद चीन के शासकों की नकल में जो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। फिर चौथी सदी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। क्या वे भी खुद को दैवीय मानते थे? गुप्त शासकों ने सीधे देवपुत्र जैसी उपाधियां तो नहीं ली, लेकिन उनके सिक्कों और प्रशस्तियों में उनकी शक्ति और गुणों का खूब बखान मिलता है। प्रशस्ति मतलब? दरबारी कवियों द्वारा राजा की तारीफ में लिखी गई कविताएं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बहुत मशहूर है। गुप्त साम्राज्य सामंतों पर निर्भर था। ये सामंत कौन थे? ये स्थानीय शक्तिशाली लोग होते थे, जिनके पास अपनी जमीन, अपने संसाधन होते थे। वे राजा को टैक्स और जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद देते थे। और कभी-कभी खुद राजा बन जाते थे? हाँ, शक्तिशाली सामंत राजा भी बन सकते थे। ये तो हुई राजाओं और शासकों की बात। आम लोग, खासकर गांव के लोग, अपने राजाओं के बारे में क्या सोचते थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? देखिए, आम लोग अपने पीछे लिखित रिकॉर्ड कम ही छोड़ते थे, लेकिन जातक कथाओं जैसी कहानियों से कुछ अंदाजा मिलता है। क्या पता चलता है उनसे? एक जातक कथा में एक बुरे राजा का जिक्र है। उसके राज में लोग इतने परेशान थे, दिन में टैक्स वसूलने वाले आते थे, रात में डाकू लूटते थे, कि तंग आकर वे गांव छोड़कर जंगल भाग गए। बाप रे, मतलब राजा और प्रजा के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं थे। बिल्कुल, तनाव रहता था। राजा टैक्स मांगते थे तो लोगों को पैदावार बढ़ाने के तरीके भी खोजने पड़े होंगे। हाँ, जरूर। कई नई तकनीकें अपनाई गईं, जैसे गंगा और कावेरी जैसी नदी घाटियों में लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई। और धान की खेती में भी कुछ नया हुआ। हाँ, रोपाई की तकनीक, ट्रांसप्लांटेशन जिसे कहते हैं, इससे पैदावार बहुत बढ़ गई। हालांकि ये किसानों के लिए बहुत मेहनत का काम था। सिंचाई के साधन भी बने होंगे। जी, कुएं, तालाब और कहीं कहीं नहरें भी बनी। गुजरात की सुदर्शन झील एक मशहूर उदाहरण है। उसे मौर्यों ने बनवाया और बाद में शक और गुप्त शासकों ने उसकी मरम्मत भी करवाई। लेकिन क्या इन नई तकनीकों का बढ़ी हुई खेती का फायदा सबको बराबर मिला? बौद्ध कहानियों में बड़े जमींदारों का जिक्र है, जिन्हें पाली ग्रंथों में गेहपति कहा गया है। गेहपति मतलब? घर का मालिक या मुखिया, जिसके नियंत्रण में महिलाएं, बच्चे, दास, मजदूर सब होते थे। और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर भी थे। हाँ, उनका भी जिक्र है। तमिल संगम साहित्य में भी बड़े जमींदार, वेल्ललार, हल चलाने वाले उझावर और दास आदिमई का फर्क साफ दिखता है। तो ये फर्क क्यों था? शायद जमीन, श्रम और नई तकनीक तक किसकी कितनी पहुंच है, इस पर आधारित था। जमीन पर किसका हक है, ये बड़ा सवाल बन गया था। इसी दौर में जमीन दान देने का चलन भी शुरू हुआ, जिसे भूमि अनुदान कहते हैं। हाँ, राजा और शाही परिवार के लोग अक्सर ब्राह्मणों या मंदिरों को जमीन दान में देते थे। इसका रिकॉर्ड तांबे की प्लेटों पर मिलता है। इन्हें अग्रहार कहते थे। जी, और इन पर आमतौर पर टैक्स नहीं लगता था। प्रभावती गुप्त का भी एक उदाहरण है ना? हाँ, वो चंद्रगुप्त घृतृ की बेटी थीं। उनका एक शिलालेख है जिसमें वो जमीन दान कर रही हैं, जबकि उस समय के नियम आमतौर पर महिलाओं को जमीन का मालिक नहीं मानते थे। तो फिर उन्होंने कैसे किया? शायद इसलिए कि वो एक रानी थी, या फिर ये दिखाता है कि नियम हमेशा सब पर,
खासकर शाही परिवार पर एक जैसे लागू नहीं होते थे। ये जमीन दान क्यों दी जाती थी? क्या राजा कमजोर हो रहे थे और सहयोगी बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे? इस पर इतिहासकारों में अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि ये खेती को नए इलाकों में फैलाने की एक रणनीति थी, और दूसरे? कुछ कहते हैं कि राजा शायद कमजोर हो रहे थे और जमीन देकर स्थानीय शक्तिशाली लोगों, मतलब सामंतों, का समर्थन हासिल करना चाहते थे। ये भी हो सकता है कि राजा अपनी घटती ताकत को छिपाने के लिए खुद को ज्यादा दानी और महान दिखाने की कोशिश कर रहे हों। कई पहलू हैं। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चरवाहे, मछुआरे, शिकारी, घुमंतू कारीगर, ये सब अक्सर अधिकारियों की पहुंच से दूर थे। वे अपने जीवन का रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे। चलिए अब जरा शहरों की तरफ मुड़ते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व से ही नए शहर बसने लगे थे। ये शहर कैसे थे, कहाँ बसे थे? इनमें से कई तो महाजनपदों की राजधानियां थीं, अक्सर किलेबंद। ज्यादातर बड़े शहर अहम व्यापार मार्गों पर बसे थे। जैसे? नदी मार्ग पर पाटलिपुत्र, जमीनी रास्ते पर उज्जैनी, समुद्र तट के पास पुहार, मथुरा जैसे शहर तो व्यापार, संस्कृति, राजनीति सबका बड़ा केंद्र बन गए थे। और इन शहरों में कौन लोग रहते थे, राजा महाराजाओं के अलावा? राजा और अमीर लोग तो रहते ही थे। उनके इस्तेमाल की शानदार चीजें खुदाई में मिली हैं, जैसे वो चमकदार काले पॉलिश वाले बर्तन NBPW जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो तो हैं। सोने चांदी से लेकर हाथी दांत, कांच के गहने, हथियार, मूर्तियां, सब कुछ। लेकिन आम शहरी? उनकी झलक हमें छोटे दान वाले शिलालेखों से मिलती है, 2री सदी ईसा पूर्व के आसपास के। इनमें दान देने वाले का नाम और कभी-कभी उसका पेशा भी लिखा होता है। अच्छा, कौन कौन से पेशे थे? धोबी, बुनकर, लेखक, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, व्यापारी, धार्मिक गुरु, मतलब हर तरह के लोग शहरों में रहते थे। कारीगरों और व्यापारियों के अपने संगठन भी होते थे, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। ये श्रेणियां क्या करती थीं? ये शायद कच्चा माल खरीदती थीं, उत्पादन को नियंत्रित करती थीं और फिर तैयार माल बेचती थीं। व्यापार सिर्फ शहर के अंदर या आसपास ही होता था या दूर दूर तक फैला था? अरे दूर दूर तक। जमीनी रास्ते मध्य एशिया तक जाते थे और समुद्री रास्ते अरब सागर पार करके पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक। वाह, शासक इन रास्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। हाँ, अक्सर शायद सुरक्षा देने के बदले कीमत वसूलते थे। कौन लोग थे ये व्यापारी और क्या बेचते खरीदते थे? पैदल घूमने वाले फेरी वाले भी थे और बैलगाड़ियों के काफिले लेकर चलने वाले बड़े व्यापारी भी, जिन्हें सेट्ठी या सत्तवाहा कहा जाता था। समुद्री यात्रा करने वाले नाविक भी थे। जोखिम भरा काम रहा होगा। जोखिम भरा, लेकिन मुनाफा भी खूब था। सफल व्यापारी बहुत अमीर बन सकते थे। क्या क्या बिकता था? नमक, अनाज, कपड़े, धातु, लकड़ी, मसाले, दवाइयाँ, सब कुछ। रोमन साम्राज्य में भारतीय काली मिर्च और मसालों की जबरदस्त मांग थी। अच्छा। 1ली सदी की एक यूनानी किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उसमें लिखा है कि भारत के मालाबार तट से काली मिर्च, मोती, हाथीदांत, रेशम, हीरे जवाहरात बाहर भेजे जाते थे। और बदले में क्या आता था? सिक्के, शराब, तांबा, टिन, सीसा जैसी चीजें। और इसी व्यापार को आसान बनाने के लिए सिक्के आए। बिल्कुल, सिक्कों ने लेन देन को बहुत आसान बना दिया। सबसे पुराने सिक्के थे चांदी और तांबे के आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स। उन पर निशान बने होते थे? हाँ, ठप्पा मारकर निशान बनाए जाते थे। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व से मिलने लगते हैं। फिर नाम और तस्वीर वाले सिक्के कब है? वो पहली बार इंडो यूनानी राजाओं ने जारी किए, जिन्होंने उत्तर पश्चिम पर राज किया था, 2री सदी ईसा पूर्व के आसपास। सोने के सिक्के वो तो बहुत कीमती होते होंगे। सोने के सिक्कों का सबसे ज्यादा चलन कुषाणों के समय हुआ, 1ली सदी ईस्वी में। ये वजन में रोमन सिक्कों जैसे ही थे। इतने सोने के सिक्के मिलना क्या बताता है? यही कि उस समय बड़े पैमाने पर महंगा व्यापार होता था। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के भी बड़े संख्या में मिले हैं। ये दिखाता है कि व्यापार किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मानता था। गुप्त शासकों ने भी सोने के सिक्के जारी किए। हाँ, और उनके सिक्के तो बहुत खूबसूरत और शुद्ध सोने के माने जाते हैं। इन सिक्कों से लंबी दूरी के लेन देन में आसानी हुई, जिससे राजाओं को भी फायदा हुआ। लेकिन फिर 6ठी सदी ईस्वी के आसपास सोने के सिक्के कम क्यों मिलने लगे? क्या व्यापार ठप हो गया था? आर्थिक संकट था कोई? ये एक बड़ा सवाल है और इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है।
कुछ क्या मानते हैं? कुछ मानते हैं कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत का दूर का व्यापार कम हो गया। इसका असर सोने के सिक्कों पर पड़ा। और दूसरे? दूसरे कहते हैं कि भाई उसी समय नए शहर और व्यापार के नए रास्ते भी तो बन रहे थे और ग्रंथों में सिक्कों का जिक्र तो मिलता रहता है। तो फिर सिक्के कम क्यों मिले? हो सकता है कि सिक्के कम इसलिए मिले हों क्योंकि लोग उन्हें जमा करने के बजाय इस्तेमाल ज्यादा कर रहे थे, वो चलन में थे। तो ये गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है। हमने शिलालेखों और सिक्कों की इतनी बात की, लेकिन ये शिलालेख पढ़ना, खासकर अशोक वाले, इतना आसान कैसे हुआ? प्रिंसिप ने कैसे समझा इन्हें? ये कहानी वाकई लाजवाब ने। प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को समझने के लिए क्या किया, उन्होंने उस समय की बंगाली और देवनागरी लिपियों से तुलना की। अच्छा। और धीरे धीरे पीछे जाते हुए अक्षरों को पहचाना। सोचिए, सालों की मेहनत। पहले तो विद्वान यही मानते रहे कि ये संस्कृत में लिखे होंगे, पर असल में वो प्राकृत थी। और खरोष्टी लिपि जो उत्तर पश्चिम में चलती थी, उसे समझने में इंडो यूनानी सिक्कों ने मदद की। कैसे? उन सिक्कों पर राजा का नाम यूनानी और खरोष्टी दोनों में लिखा होता था। अब जो यूनानी जानते थे उन्होंने अक्षरों का मिलान किया और धीरे धीरे खरोष्टी भी पढ़ ली गई। कमाल है। लेकिन एक बार लिपि समझ आ गई, फिर भी शिलालेखों का मतलब निकालना मुश्किल होता होगा। आपने बताया कि अशोक के शिलालेखों में सीधे अशोक नाम कमी मिलता है। हाँ, ज्यादातर में देवानाम पिय, देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी, देखने में प्रिय, जैसी उपाधियां हैं। इतिहासकारों ने भाषा, शैली, लिखावट और कुछ शिलालेखों में मिले अशोक नाम के आधार पर ये नतीजा निकाला कि ये सब एक ही राजा के हैं। लेकिन राजा के दावों पर यकीन कैसे करें? जैसे अशोक कहता है कि उससे पहले राजाओं के पास रिपोर्ट पाने की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल, इतिहासकारों को इन बयानों का लगातार आकलन करना होता है। क्या ये सच है या सिर्फ अपनी बड़ाई है? ये सवाल हमेशा रहता है। पुरालेखविद कभी कभी अर्थ साफ करने के लिए कोष्ठक में शब्द जोड़ते भी हैं। और इन शिलालेखों की अपनी सीमाएं भी तो होंगी, बहुत सारी। बिल्कुल, कई सीमाएं हैं, तकनीकी सीमाएं हैं। हो सकता है अक्षर हल्के खुदे हों या मिट गए हों, पुनर्निर्माण अनिश्चित हो सकता है, शब्द का सही मतलब न पता हो। हाँ, शब्दों का सटीक अर्थ हमेशा साफ नहीं होता। विद्वान आज भी वैकल्पिक अर्थों पर बहस करते रहते हैं। और ये तो बस वो हैं जो बचे रह गए। सही कहा, हजारों शिलालेख मिले हैं पर शायद लाखों समय के साथ नष्ट हो गए। तो जो हमारे पास है वो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा अंश मात्र है। और सबसे बड़ी बात, ये शिलालेख तो उसी का नजरिया बताते हैं जिसने उन्हें बनवाया। आम आदमी की आवाज कहाँ है? एकदम सही। ये अक्सर बड़ी घटनाओं या राजा की उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी, उसके सुख दुख का जिक्र इनमें कम ही मिलता है। तो निष्कर्ष ये है कि सिर्फ शिलालेखों के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। उन्हें बाकी स्रोतों जैसे पुरातत्व, ग्रंथ, सिक्के के साथ मिलाकर देखना जरूरी है। और अब इतिहासकार भी सिर्फ राजाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब इतिहासकारों का फोकस बदला है। आर्थिक बदलाव, समाज के अलग अलग समूहों का उदय और हाल में तो हाशिए पर रहे लोगों के इतिहास को समझने में ज्यादा रुचि बढ़ी है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने लगभग 1200 सालों का एक लंबा सफर तय किया, मोटे तौर पर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। हाँ, हमने देखा कि कैसे छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्य बने और फिर बिखरे। मौर्य, कुषाण, गुप्त। कैसे राजाओं ने खुद को कभी देवता तो कभी प्रजा का सेवक दिखाने की कोशिश की। राजत्व की बदलती धारणाएं। कैसे खेती बदली, सिंचाई आई, गांव बदले, सामाजिक भेदभाव बढ़ा, नए शहर बसे और व्यापार के रास्ते कहां तक खुले, सिक्के आए। और सबसे अहम बात ये कि ये दौर बहुत गतिशील और जटिल था। इतिहासकार कैसे बिखरे हुए, अधूरे और कभी-कभी विरोधाभासी सुरागों को जोड़कर अतीत की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, ये समझना जरूरी है। हर सुराग की अपनी कहानी है और अपनी सीमाएं भी। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ 150 साल चला और पूरे भारत में फैला भी नहीं था। तो क्या ये छोटी अवधि और सीमित पहुंच इस विचार पर सवाल उठाती हैं कि प्राचीन भारत में एक विशाल, केंद्रीकृत, एकीकृत साम्राज्य का विचार कितना व्यवहारिक था, या फिर ये उस दौर की क्षेत्रीय शक्तियों की अपनी ताकत और उनके लचीलेपन को ज्यादा उजागर करता है? हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा।